चर्चा करेंगे। और आयुष को ले लो, देखो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी उपासक उपासिकाओं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी एवं भारत के समस्त नागरिकों का इस वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व MLC एवं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं अन्य हमारे पदाधिकारीगण के अथक प्रयास से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस जूम कार्यक्रम में मैं आपसे धीमान संविधान के संबंध में देश के समस्त नागरिकों को जानकारियां प्रदान करूं। तो जैसा कि मेरा डिक्लेरेशन हमेशा वेबिनार पे रहता है, और मैं यह डिक्लेरेशन पुनः एक बार देश के समस्त नागरिकों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि मेरा नाम RC धीमान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य भारत के संविधान को पढ़ाने के पीछे, बताने के पीछे यह है कि भारत के नागरिकों को कानून की जानकारी होनी चाहिए, और यह जानकारी मैं बिना किसी भी प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए बगैर निःशुल्क प्रदान करता हूँ। मेरा किसी भी विचारधारा को समर्थन या विरोध करने का उद्देश्य नहीं है। मैं धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता, बल्कि मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों का समर्थन करता हूँ। तो यह डिक्लेरेशन मेरा भारत के समस्त नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत है। आज इस संविधान के वेबिनार के अंदर मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आम चर्चा भी कर लें, क्योंकि इस समय लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। सडनली जो है वो शट डाउन हो गया, उसको देख रहे हैं पढ़ लें। भारत देश के अंदर जो संवैधानिक जो सुपरमेसी ऑफ लॉ है, संविधान सर्वोपरि है। कानून के राज में कानून ही सर्वोपरि होता है, और कानून के राज के अंदर 3 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, 3
बातें अगर जिस देश में विद्यमान हो तो वहां पर कह सकते हैं कि कानून का राज चल रहा है। पहला, सुपरमेसी ऑफ लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी कि कानून की सर्वोच्चता। कानून की सर्वोच्चता से आशय ये है कि जिस देश के अंदर हम कानून के राज की बात कर रहे हैं तो उस देश में सबसे सुप्रीम कौन होगा? कोई पदाधिकारी होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई राजा होगा। पर कानून के राज में वहां पर संविधान जो है सबसे सुप्रीम होता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी कानून तो सर्वोच्च है ही व्यक्तियों से। कानून तो सर्वोच्च है ही, लेकिन सभी अधिनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश इत्यादि में संविधान सर्वोच्च होता है। जब इनकी बात करते हैं तो सुपरमेसी ऑफ लॉ। दूसरी बात है कानून के राज में फैक्टर नंबर 2 की राइट टू इक्वालिटी, यानी विधि के समक्ष समता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो, इक्वालिटी। इक्वालिटी से आशय है कि कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देता है और कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। और तीसरी बात है जो महत्वपूर्ण है कि जिस देश के अंदर कानून का राज है तो वहां के नागरिकों के द्वारा जो भी संविधान है, वहां के कानून है, उन कानूनों को अंतःकरण से आत्मर्पित करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। यानी कि कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, उस देश में सफल माना जा सकता है इस देश में कानून को सर्वोच्च रखा जाए। जैसे सुपरमेसी ऑफ रिलीजन, सुपरमेसी ऑफ रिलीजन, धर्म की सर्वोच्चता। हर व्यक्ति जो धार्मिक होता है वह अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं। वह जो भी धर्म को अडॉप्ट करता है उस धर्म को सर्वोच्च मानते चलता है। सुपरमेसी ऑफ रिलीजन। और जिसको वह अपने अंतःकरण से पालन भी करता है। जैसे कि अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति सुपरमेसी ऑफ रिलीजन, धर्म की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, समर्पित करते हैं और फिर उसके
अंदर जो अनुष्ठान बताए गए हैं उसका पालन करते हैं, उसके नियमों पे चलते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उस रिलीजन के जो नियम है उसको पालन करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है, उसको वो तोड़ते नहीं है, चाहे अशिक्षित हो और चाहे वो शिक्षित हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कर्म कांड बताए जाते हैं रिलीजन के अंदर, वह उसका पालन करते हैं, हर हाल में उसका पालन करते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए वह जो सुपरमेसी ऑफ रिलीजन है वह सफल होता है, क्योंकि जनता उसको अंगीकृत करती है, आत्मार्पित करती है। अब कानून के राज की बात जब हम करते हैं तो कानून का राज विफल क्यों होता है और सफल क्यों होता है? सफलता के तीन आधार हैं। एक तो सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, कानून उससे भी ऊपर। और कानून के समक्ष हर वह व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, सर्वोच्च पद पे भी बैठा हो, परंतु कानून यानी संविधान उससे भी ऊपर है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। न्यायाधिपति कोर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर और राजा से भी कानून बड़ा है। ईश्वर और राजा से भी कानून बड़ा है, यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ। तो सुपरमेसी ऑफ रिलीजन और सुपरमेसी ऑफ लॉ के बीच में जो संघर्ष चलता तो देश की जो जनता है वह सुपरमेसी ऑफ रिलीजन को तो समझती है। जन्म से लेके मृत्यु तक उसको रिलीजन के विषय में तो गहराई से बताया जाता है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घरों की टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, संचार के सभी साधनों के माध्यम से रिलीजन को बताया जाता है। परंतु जो संविधान है जिसकी सुपरमेसी रखनी है, जिसकी सुपरमेसी रखनी है, उसके संबंध में कितना ईमानदारी से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, यह है एक मूल प्रश्न है। और यही वो प्रश्न का जवाब है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वह कार्य कर रही है, वह ऐतिहासिक कार्य कर रही है, इसके संबंध में जितनी भी बुरी प्रशंसा की जाए कम है।
क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही एक ऐसा संगठन है भारत देश के अंदर जो संविधान की जानकारी लोगों को देने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर जो आज भारत के अंदर सुपरमेसी ऑफ लॉ का मामला है और कानून को अंगीकृत और आत्मार्पित करने का मामला है जनता के द्वारा, उसकी सफलता और असफलता के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा सा चिंतन करें, चर्चा करें। तो मुद्दा ये है कि भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और जो स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं देश के नागरिकों को, उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 पर जो है हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के संबंध में मैं बता दूं कि यह आर्टिकल राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को यानी कोई भी व्यक्ति हो उसको समता प्रदान करेगा और समान रूप से विधियों का संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि द स्टेट shall not deny any person to equality before law or equal protection of laws within territory of India। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो फिर क्या राइट टू इक्वालिटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू आर्टिकल 19(1) के अंदर है स्वतंत्रता है सभी नागरिकों को कि वह अपनी बात बोल सके और अपनी अभिव्यक्ति कर सके। राइट टू स्पीक टू राइट टू एक्सप्रेशन जो कि फंडामेंटल राइट्स है भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, वह भारत के नागरिकों को देता है स्वतंत्रता कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के आपका जो स्टेटमेंट है वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि
या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निबंधन लगाती है। राइट टू स्पीक में एक आठवां बिंदु जो है वो ये है कि भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, भारत की अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और राज्य की सुरक्षा भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे राज्य की सुरक्षा प्रभावित होने लगे और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो बने हुए वो भी प्रभावित ना हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो फिर राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर शिष्टाचार बना रहना चाहिए, सदाचार बना रहना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन इत्यादि रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं उसको छोड़ करके प्रत्येक नागरिकों को राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसी के साथ 19(1)(b) के अंतर्गत भारत के समस्त नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। डेमोक्रेसी के अंदर ये ही सबसे बड़ा जनता को अधिकार प्राप्त हो कि वहां अगर किसी बात से किसी उद्देश्य से कोई सम्मेलन करना चाहती है, कोई कार्यक्रम करना चाहती है तो उसे शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इन दोनों अधिकारों के साथ ही आर्टिकल 21 जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, इसमें कहा गया है कि no person shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law। यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये तीन जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, इन अधिकारों को अगर जनता बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के यदि स्वतंत्रता पूर्वक अगर प्राप्त कर पा रही है तो हम कह सकते हैं कि उस प्रदेश में, उस देश में कानून का राज है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सुपरमेसी ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ रिलीजन है, तो सुपरमेसी ऑफ रिलीजन की भावनाएं सभी के अंदर है। मेरा धर्म सुप्रीम सुपरमेसी है उसमें और यही सुपरमेसी ऑफ रिलीजन की
सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए एक समस्या तब बन जाती है जब देश के नागरिकों को कानून का ज्ञान नहीं होता है। तो वहाँ सुपरमेसी ऑफ लॉ की बजाय सुपरमेसी ऑफ रिलीजन के लिए, सुपरमेसी ऑफ रिलीजन के आचरण के लिए सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि संविधान के अंदर जो कानून लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, वह विधायिका को, कार्यपालिका को पता है। कभी कभी मैं जब देश के महान नेताओं की स्पीच को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है स्पीच सुनते समय कि यह व्यक्ति तो करना बहुत कुछ चाहता है, परंतु यह संविधान के अनुच्छेदों को जानता नहीं है, इसलिए स्पीच संविधान विरोधी हो जाती है। अज्ञानतावश व्यक्ति संविधान के विरोध में बोलता है। संविधान के जो अनुच्छेद है उनके विरोध में बोलता है। संविधान में क्या लिखा उसको पता नहीं, वो बोलता है तो उसके मन में आता है। तो जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, उनके स्टेटमेंट्स जब मैं सुनता हूँ, उनके कुछ अधिकारियों के स्टेटमेंट, कुछ नेताओं के स्टेटमेंट जब सुनता हूँ, तब मुझे भारत की इस डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी यह नजर आती है कि व्यक्ति इंटेंशनली संविधान के अनुच्छेदों के विरोध में नहीं बोल रहा, बल्कि संविधान की अज्ञानता, संविधान की जानकारी के अभाव में लीडर या कार्यपालिका के अधिकारी बोलते। समस्या यही है और देश के विकास में बाधक भी यही है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि इस संबंध में आप लोगों में अगर कोई व्यक्ति वक्ता के रूप में 5 मिनट के अंदर, 5-5 मिनट के अंदर कुछ कहना चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। समस्या यही है, इशू यही है कि देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी ना होने के कारण वह संविधान विरोधी आचरण करता है। तो उसको संविधान की जानकारी कैसे प्रदान की जाए, यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज मैं आपके सामने रखता हूँ। सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी ना होने के कारण, चाहे वह नेता हो, चाहे वह कार्यपालिका का कोई अधिकारी हो और चाहे वह आम नागरिक हो, बिना किसी इंटेंशन, अज्ञानता के कारण संविधान विरोधी आचरण करता है। यहाँ तक कि संविधान विरोधी आदेश भी जारी हो जाते हैं, अनुपालन भी होते हैं।
जब तक उनको चैलेंज न किया जाए। तो कानून का राज चालू करने के लिए संविधान की जानकारी न होना और संविधान के अभाव में संविधान की जानकारी के अभाव में संविधान विरोधी आचरण करना एक समस्या और उसका समाधान, इस पर मैं चाहूंगा कि कम से कम तू एक गिलास पानी पिला मित्रों। दो वक्ता अपने विचार रखें। आप लोगों में कम से कम दो वक्ता इस बिंदु पे विचार रखें, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आर यू लिसनिंग मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही थी। हाँ, तो जो इश्यू मैंने बताया है कि किस तरह से, देखिए वो जो प्रश्न है वो सामने है, किस तरह से संविधान विरोधी आचरण संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों की जानकारी न होने के कारण लीडर्स और अधिकारीगण करते हैं अज्ञानतावश। इस समस्या का क्या समाधान, कैसे हम भारत के अंदर कानून के राज को, वास्तव में कानून के राज को इस्टेब्लिश करें? क्योंकि जब तक देश के समस्त नागरिकों को 1 अरब 35 करोड़ लोगों को संविधान की जानकारी देने का कोई सिस्टमैटिक प्रबंध नहीं हो जाता है, तब तक कानून का राज सफल नहीं होने वाला। तो कैसे होगा ये? दो वक्ताओं से मैं चाहूंगा। मीठे खत्म होता खाना तो 9 बजे खत्म होनी है। आओ तो फिर 8 बजे रम साहब रखिए अपनी बात, हैं? रम साहब बात रखिए अपनी। जी मैं देखिए अभी क्या है कि जो सुपरमेसी ऑफ रिलीजन और सुपरमेसी ऑफ लॉ का मामला है, तो वह एक दिन का नहीं है, एक पीढ़ी का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है। जब तक लोग पैदा होते रहेंगे तब तक ये समस्या नहीं रहेगी। जब तक डेमोक्रेसी रहेगी, जब तक कानून का राज, लोकतंत्र रहेगा, तब तक ये समस्या है। तो आज 26 नवंबर जब 1949 को भारत देश के अंदर संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तब से लेके आज 13 जून 2022 एक कानून के जानकार व्यक्ति जब लीडर्स को सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि नेताजी को कानून की जानकारी नहीं है और इनका यह स्टेटमेंट कानून के विरुद्ध है। तो जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, अगर उसको इसी तरह से लगातार कंटिन्यूसली कानून की जानकारी नहीं रही, तो वह कानून के ज्ञान के अभाव में, संविधान के ज्ञान के अभाव में
और अधिकारी प्रारूप आर्टिकल 99 में जो शपथ की बात कही गई है, या जो एक पार्षद है, पार्षद जब वह निर्वाचित होकर नगर निगम में जाता है तो वो भी शपथ लेता है। एक प्रधान भी, एक विधायक भी, एक एमएलसी भी और एक सांसद भी शपथ लेते हैं, मिनिस्टर्स भी शपथ लेते हैं। अगर शपथ के साथ उसे एक संविधान की पुस्तक भी निःशुल्क दी जाए और उस शपथ की फॉर्मेट के अंदर वह संविधान की जानकारियां होना आवश्यक माना जाए, और यदि वह उसके बाद एक टेस्ट लिया जाए उसका, और टेस्ट में अगर वो पास हो जाता है तो वह फिर योग्य हुआ देश चलाने के लिए, विधानसभा चलाने के लिए, क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन उसको करना है, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो फिर वो संविधान को लागू कर पाए। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को देश की जनता ने अंगीकृत, अधिनियमित तो आत्मार्पित कर लिए, लेकिन आज भी देश की जनता को पता नहीं। तो प्रथम चरण में मैं सोच रहा था कि प्रथम चरण में हम एक नियम अगर बनाएं कि जितने भी विधायक जीत कर जाते हैं, उसी असेंबली भवन में, उसी पार्लियामेंट में, संसद भवन में, और उसी नगर निगम के भवन में, उसी पंचायत के भवन में उन्हें संविधान के संबंध में जानकारी देने वाली एक हॉल बनाई जानी चाहिए। हम भारत के लोग अरबों खरबों रुपया देते हैं इसलिए टैक्स के रूप में कि कानून का राज स्टैब्लिश हो, संविधान का राज स्टैब्लिश हो। तो वो जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से एक पार्लियामेंट में ऐसा हॉल, ऐसी शिक्षण व्यवस्था आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से करी जानी चाहिए, विधानसभा में की जानी चाहिए, ये सभी जगह पे की जानी चाहिए, ताकि इनको संविधान की शिक्षा हर हालत में लेनी पड़े। इफ यू आर डिजायरेबल, अगर आप निर्वाचित होने के बाद, शपथ लेने के बाद कार्य करना चाहते हैं तो कानून की शिक्षा लीजिए। सवाल ये है, यदि ऐसा करते हैं तो जीत कर पहुंचने वाले संसद विधायक और दूसरे अन्य निर्वाचित सदस्य गण को संविधान की शिक्षा प्राप्त होगी। जब वह मिनिस्टर बनेंगे, जब वह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या कोई अन्य मिनिस्टर बनेंगे, या प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा है और हमारी सीमाएं क्या है, हमारी परिधि क्या है, हमारी राइट टू स्पीक क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन क्या है।
क्योंकि आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन भारत के नागरिकों को प्राप्त है और निर्बंधन सब पर है, निर्बंधन सब पर है। वो चाहे संतरी हो, मजदूर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे चीफ मिनिस्टर, चाहे राष्ट्रपति हो, ये आर्टिकल 19 का पालन सबको करना है। परंतु समस्या क्या है, जुबान क्यों स्लिप होती है या कैसे गड़बड़ होता है? गड़बड़ ऐसे होता है, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के संदर्भ में अगर सर्वे किया जाए अन्य निर्वाचित सदस्यों के, तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को इस में दिए गए आर्टिकल के विषय में ज्ञान नहीं, they have no knowledge। तो नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, नॉलेज होना चाहिए ये जरूरी है। नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, नॉलेज होना चाहिए ये जरूरी है। और नॉलेज होने के लिए एकदम से देश के अंदर 1,35,00,000 लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संविधान नहीं पढ़ा पा रही है, तो भारत देश की सरकार का यह कर्तव्य है, भारत देश के अंदर जो राज्यों के विधान मंडल है, विधानसभाएं हैं, जो मुख्यमंत्री है, उनका यह कर्तव्य है कि कम से कम वह अपने एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स और दूसरे कंसर्निंग अथॉरिटी को संविधान की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था करें। और जो हम देश के 1,35,00,000 लोग टैक्स पे करते हैं, उसका समुचित उपयोग करते हुए पूरे देश के अंदर निर्माण कार्य आरंभ करें। अध्यापन के लिए एक्सपर्ट शिक्षक रखे जाएं और इनका भी एक टेस्ट हो। टेस्ट पास करने के बाद संविदा पे जिस तरीके से व्यक्ति नियुक्त हो रहे हैं आजकल, निर्वाचित है, संविदा पे नहीं है, 5 साल के लिए निर्वाचित है, परंतु एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको जिस देश को चलाना है, जिस प्रदेश को चलाना है, उसको चलाने के लिए जो कानून है उसकी तो जानकारी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आपने एक ऐसा ड्राइवर अपनी कार चलाने के लिए निर्वाचित कर लिया जिसने कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन उसे कार चलाना आना तो चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक कार चलाने के लिए, एक कार को चलाने के लिए एक व्यक्ति का लर्निंग लाइसेंस बनता है, सीखता है वो, फिर उसके बाद उसका आरटीओ में टेस्ट होता है। जब वो पास हो जाता है तो परमानेंट बनता है, क्योंकि उसको एक कार चलानी है और एक कार अगर उसे चलानी नहीं आई तो देश वो सड़क पे जा करके एक्सीडेंट कर देगा और 1-2 आदमी की जान भी जा सकती है, लोगों को जख्मी कर सकता है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो देश के नागरिकों को, देश के व्यक्तियों को प्राप्त है, उसका वायलेशन हो जाएगा। इसलिए लर्निंग जरूरी है और जो है परमानेंट लाइसेंस जरूरी है, इट इज ए कंपल्सन। तो देश को चलाने के लिए
प्रदेश को चलाने के लिए संविधान की जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए, सोचिए, गहराई से सोचिए। ये चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। क्यों? क्योंकि देश के जो एमपी एमएलए हैं, अगर उनको संविधान की जानकारी हो जाती है, उनको अपने अधिकारों का पता हो जाता है, उनको अपने कर्तव्यों का पता हो जाता है, उनको उनकी शक्तियों का पता हो जाता है, समस्त निर्वाचित सदस्यों, तो वहां अज्ञानता की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और सुपरमेसी ऑफ लॉ का एक चरण पूरा हो सकता है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर अगर अशिक्षित व्यक्ति चला गया तो भैया वो संविधान कैसे पढ़ेगा? वो संविधान कैसे पढ़ेगा? तो अनपढ़ है। तो गांव के अंदर अशिक्षित व्यक्ति रामायण की चौपाई कैसे पढ़ता है? उसे भागवत गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उसे कैसे मालूम होता है कि जन्म से मृत्यु तक क्या संस्कार है? यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अन्य माध्यम भी है। ये कान है, उससे सुन सकता है, वीडियो के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे आज मैं जूम पर बैठ करके देश के नागरिकों से यह बात कर रहा हूँ, देश के विधायिका से बात कर रहा हूँ, देश की कार्यपालिका से बात कर रहा हूँ और एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि नहीं, अगर कानून का ज्ञान जो है, संविधान का ज्ञान जो है दे दिया जाए तो परफॉर्मेंस में सुधार हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, मैं ये भी कहता हूं कि राशन कार्ड पेट भरने के लिए अनाज प्रदान करता है, जरूरी है, देना चाहिए जिनको आवश्यकता है। परंतु ये जो दिमाग है, उसकी भूख है ज्ञान, और ज्ञान वो भी विधिक ज्ञान। विधिक ज्ञान से आशय है संविधान का ज्ञान, क्योंकि कानून के राज की सफलता के लिए विधायिका को कानून का ज्ञान होना चाहिए, कार्यपालिका को ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा चरण आता है देश की जनता का। तो राशन कार्ड के साथ 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा या उससे ज्यादा या उससे कम के साथ ही एक संविधान की पुस्तक भी वितरित की जानी चाहिए देश के नागरिकों से। और देश के नागरिकों के लिए भी हर वार्ड में इसे निर्वाचन कराने के लिए हम निर्वाचन की प्रक्रिया करते हैं, जगह जगह संविधान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना चाहिए। और शिक्षा जिस तरह से चली उसी तरीके से संविधान प्रशिक्षण केंद्र जगह जगह खोले जाने चाहिए,
उनके लिए कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। पंचायतों के माध्यम से, गांवों में प्राइमरी स्कूल के माध्यम से और इंटर कॉलेज के माध्यम से और क्या बोलते डिग्री कॉलेज के माध्यम से ये जनता को सिखाया जा सकता है। और जो देश की जनता है उसके लिए कम से कम फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों कर्तव्य को जान सके। तभी तो वो पालन करेंगे, तभी तो इस देश के अंदर कानून का राज सफल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 26 नवंबर 1949 से लेकर अभी तक हमारे देश की जनता, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 से पहले पैदा हुए और उनकी 60 साल 70 साल उम्र थी, वो 2-4 साल जिए और दुनिया से चले गए। और फिर लोग जन्म ले रहे, मृत्यु हो रही, जन्म ले रहे, मृत्यु हो रही और वक्त करता है। आने वाले कमिंग 70 सालों में भी अगर यही व्यवस्था रहती है तो कानून का राज स्टैब्लिश करना संभव है। जब कानून का राज वास्तव में स्टैब्लिश करना संभव नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ रिलीजन में किसको चुने? किसको चुने? धर्म बड़ा या कानून बड़ा? कानून तोड़ दें या धर्म तोड़ दें? क्या तोड़ दें? या दोनों को ना तोड़े? ये देश की आम नागरिकों के सामने एक समस्या, और यह समस्या का समाधान निकालने के लिए देश के नागरिकों में विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, तार्किकता की आवश्यकता है और विधि ज्ञान की आवश्यकता है। तो न्यायाधिपति कोर्ट इस समस्या का समाधान निकाल कर दे गए। वो कहते हैं न्यायाधिपति कि कानून के राज में ईश्वर और राजा से भी कानून बड़ा है। और आप देखिए भारत के अंदर देख लीजिए कि भारत में सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी संविधान की सर्वोच्चता है, परंतु देश की जनता को पता नहीं है कि संविधान सुप्रीम है। देश की 90% जनता सोचती है सुपरमेसी ऑफ रिलीजन, धर्म हमारा सबसे बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। तो यह अज्ञानता को दूर करने का प्रयास की आवश्यकता है। करना क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि सभी निर्वाचित सदस्यों को, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पंचायत के सदस्य हो, चाहे वो पार्षद हो, नगर निगम के सदस्य हो, या जो भी डेमोक्रेसी के पार्ट के अंतर्गत निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या आयोगों के जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति एसटी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अंतर्गत दी गई शक्तियों का अनुपालन करना है। Who has it trained him and how you have trained him? कैसे ट्रेंड कर रहे हैं? उनको किसने ट्रेंड किया? उन्हें संविधान कहाँ से जानकारी हो रही है? उनको उनकी शक्तियां प्राप्त हुई, उनको उनका शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, ये नहीं हुआ। सवाल यहाँ पर है
जो रूल ऑफ लॉ फेल हो रहा है भारत के अंदर, और जो बाबा साहब ने कहा कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग, उसको पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो अंततः संविधान विफल साबित होगा। तो संविधान विफल साबित नहीं हो रहा, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ विफल साबित हुआ। और रूल ऑफ लॉ के विफल होने के बाद क्या होगा? रूल ऑफ लॉ में राजा और रंक एक बराबर होते हैं। रूल ऑफ लॉ में राजा और रंक एक बराबर होते हैं, दोनों के अधिकार बराबर होते हैं। राजा बलात्कार करे तो 376, और मजदूर बलात्कार करे तो भी 376 के अंतर्गत सजा मिलेगी। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे। यानी राजा और रंक बराबर है। रूल ऑफ लॉ में मजदूर गरीब होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, वो दिन भर कमाता है फिर पेट भरता है। राजा धनवान होता है, उसके पास खजाना होता है, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, सब कुछ होता है। परंतु कानून के राज्य में दोनों के अधिकार बराबर है। ये महत्वपूर्ण बात। और जब रूल ऑफ लॉ किसी देश में विफल हो जाता है तो सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं रहेगा। सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं रहेगा, राइट टू इक्वलिटी नहीं रहेगी, और जो देश की जनता है उसको कानून का ज्ञान नहीं रहेगा। देश की जनता कानून का ज्ञान नहीं रखेगी, इसलिए अनजाने में कानून के खिलाफ काम करेगी या जानबूझकर काम करेगी। यानी कि सुपरमेसी ऑफ लॉ समाप्त हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी समाप्त हो जाएगी, और देश की जनता खुशी खुशी कानून को अज्ञानतावश तोड़ेगी। यानी रूल ऑफ लॉ जब विफल होगा तब क्या होगा? जब रूल ऑफ लॉ विफल होगा तो फिर आएगी मोनार्ची, राजतंत्र। लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, और जब मोनार्ची आएगी, जब मोनार्ची आएगी लोकतंत्र समाप्त होगा, तो राजा जो होगा उसका एक ही सिद्धांत है, वो ये है किंग इज ऑलवेज राइट। किंग इज ऑलवेज राइट, यानी राजा हमेशा सही होता है। और वह ईश्वर का दूत होता है। तो सुपरमेसी ऑफ रिलीजन होगा, और रिलीजन में वह ईश्वर का दूत होगा, और वह जो भी करेगा वो सही होगा। तो रूल ऑफ लॉ जब खत्म होता है तो देश की जो गरीब जनता होती है उसको जो आज अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार, उसका जीवन जीने का अधिकार की कोई गारंटी नहीं है कब तक जिएगा और कब तक नहीं जिएगा। राइट टू इक्वलिटी की कोई गारंटी नहीं, आपके साथ समान व्यवहार होगा।
भाई देश के अंदर ईवीएम से लेकर बुलडोजर तक की चर्चा होती है। देश के अंदर कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक की चर्चा होती है। विधायिका से लेकर आम जनता तक चर्चा होती है। ये डेमोक्रेसी, राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 91 के अंदर। तो ये नहीं होगा। जब रूल ऑफ लॉ समाप्त होता है, मोनार्ची आ जाती है, मोनोपोली आ जाती है, जिसको बोलते हैं एकाधिकार। तो ये जो समस्याएं हैं जो आपके सामने नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, लेकिन मौसम बदलता है, जाड़ा होता है, फिर गर्मी होती है, फिर बरसात होती है। इसी तरह समय सर्किल के रूप में घूमता है। बुद्ध काल सम्राट अशोक का स्वर्णिम काल था, जिसमें अहिंसा, जिसमें अहिंसा का बोलबाला था। उसके बाद जिस देश के अंदर अहिंसा का बोलबाला था, जिस देश ने दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और अहिंसा की शिक्षा दी, वह देश हिंसाग्रस्त हो गया। जिस देश ने बुद्ध काल में, अशोक के काल में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, अहिंसा, न्याय की शिक्षा पूरी दुनिया को दी, वो हिंसाग्रस्त हो गया। और पुष्प संघ ने बौद्धों का कत्लेआम किया, हिंसा फैलाई। ये इतिहास में लिखा हुआ है। उसके बाद वो वक्त भी समाप्त हुआ, मुगल सल्तनत आई। उसके बाद उनकी भी सल्तनत गई, अंग्रेजों का की हुकूमत आई और अंग्रेजों की भी हुकूमत गई। और आज भारत के अंदर स्वर्ण युग चल रहा है। स्वर्ण युग क्यों चल रहा है? इसे हम गोल्डन एरा इसलिए कहेंगे कि संविधान का शासन, संविधान में राजा और अंक आज बराबर, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को, देश के नागरिकों को एक जिम्मेदारी दी थी कि वो ये जिम्मेदारी दी थी कि मेरे साथियों, ये जो गोल्डन एरा में लाया हूँ, यानी संविधान का शासन लाया हूँ, संविधान बनाया है, ये जो उपलब्धियां मैंने हासिल करी है, बहुत संघर्षों के बाद हासिल करी है। अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते हैं तो इससे पीछे भी मत जाने। यानी कि ये जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, जैसे आज जो भारत है, हमारा देश है, जिसके अंदर संविधान का शासन है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, संप्रभुता है, इतना बेहतरीन संविधान है। सरकारें तो आती और जाती रहती है, लेकिन संविधान के अनुसार अगर देश चलता है तो यह वास्तव में बुद्ध काल में विश्व गुरु था और आने वाले कल में भी विश्व गुरु हो।
लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये जिम्मेदारी है, वो एक बात मैं बता के अपनी बात कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये जिम्मेदारी है कि जो एक विचार है, मानवर कांशीराम साहब ने जब कहा था, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, he was a great philosopher of India, he was a great politician of India. उन्होंने डेडिकेशन किया, त्याग किया, बलिदान किया अपने जीवन में इस देश में शांति स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए। उन्होंने ये बात कही थी कि जब मैं इस देश के अंदर सांस्कृतिक जड़ें खोजने निकला तो हमें कहीं जड़े नजर नहीं, और जिस समाज की सांस्कृतिक की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति भी मजबूत नहीं। ये एक सिद्धांत राइट इक्वालिटी की तरह, तो इस सिद्धांत के आधार पे उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है बिल्कुल। जब तक सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं है, उन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा समय सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने में लगाया। और जो है ये थी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस देश के अंदर 35 करोड़ लोगों को बौद्ध विचारधारा से जोड़ने में कामयाब हो जाए, यानी 35 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित विचारधारा, क्योंकि बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बुद्ध की विचारधारा, जैसे ऑस्टिन की विचारधारा थी, केल्सन की विचारधारा थी, जॉन लॉक की विचारधारा थी, उसी तरीके से बुद्ध की विचारधारा है जिसको हिंदू भी अडॉप्ट कर सकता है, सिख भी अडॉप्ट कर सकता है, बौद्धिक भी अडॉप्ट कर सकता है, जैनिक भी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि अहिंसा सभी के लिए ठीक है, क्षमता सभी के लिए ठीक है, न्याय सभी के लिए ठीक, और बंधुता तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता की विचारधारा को यदि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 35 करोड़ लोगों में पहुंचाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि लक्ष्य, गोल, ड्रीम और गोल, पहले तो ड्रीम बनाना होगा, फिर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए गोल बनाना होगा, गोल बनाने के लिए खाका तैयार करना पड़ेगा, और फिर उस खाका पर काम करने के लिए एक सिस्टम, एक पद्धति बनानी पड़ेगी, और उस पद्धति पर बहुत तेजी से काम करना होगा। तो आधार जो है 10 साल के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 35 करोड़ लोगों को बुद्ध की विचारधारा से जोड़ ले, इस विचारधारा के लोगों की सरकार होगी, और हम पार्लियामेंट में संविधान पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, विधानसभा में संविधान पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, देश के नागरिकों को संविधान की शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यह तब संभव है जब हम 35 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएं, क्योंकि अगर सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हो जाती है तो मरते मरते आदमी जो है मर जाता है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो साथियों, आज मैं राष्ट्र हित में, देश के हित में, और आने वाले अपने भारत के हित में, और आने वाली भावी पीढ़ी के हित में मैं ये विचार रख रहा हूँ कि संविधान की शिक्षा सभी देश के नागरिकों को शुरू करनी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संविधान के ऊपर चर्चा करा रही है, तो उसको देश के नागरिकों का कर्तव्य है
के तन, मन और धन से करने के लिए सहयोग करें। और मेरा मानना ये है कि अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो वीडियोज हैं उसको शेयर किया जाए तो बहुत काम हो सकता है, विचार कर सकता है, और जो बंधुता है उसको कायम किया जा सकता है, जो अहिंसा है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। देश के अंदर इस भारत देश को एक ऐसा देश बनाया जा सकता है जो पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक शक्ति के रूप में बन जाए, एक बौद्धिक शक्ति के रूप में बन जाए, एक ऐसा देश बन जाए जहाँ पर हिंसा करना लोग अपराध समझे, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों का देश बने, जिसको देश के संविधान की सबसे ज्यादा जानकारी है। आशाओं और उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो कदम साहब माइक खोल लीजिए। हाँ हाँ हाँ, खुल गया। हाँ, यही से मैं अपनी बहुत बात बहुत समाप्त बहुत करता बहुत हूँ। साधुवाद आदरणीय साहब साहब। मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय आ रही है। हाँ, आदरणीय प्रोफेसर साहब, आज जो चर्चा हुई है, सामान्य चर्चा, वो बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जिसमें जो है स्वतंत्रता का जो अध्याय जो 19 है उसके ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा आपने की कि हमारे नागरिकों को भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किस उद्देश्य को लेकर संविधान का निर्माण किया गया था, और उसमें हमारे देश के प्रत्येक जाति धर्म वंश मूल के लोगों के लिए जिसमें न्याय की, सामाजिक क्षेत्र में न्याय हो, आर्थिक क्षेत्र में न्याय हो या राजनीतिक क्षेत्र में न्याय हो, स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, समानता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके, और भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता हो। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, बाबा साहब ने ये संविधान का निर्माण किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको संविधान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जबकि संविधान की जानकारी प्रत्येक लोगों के साथ साथ, प्रत्येक राजनेता के साथ साथ, प्रत्येक जनता के हर व्यक्ति को भी होनी चाहिए। जो कहीं भी उल्लंघन होता है तो जनता उसमें आवाज उठा सके और अपने हक और अधिकारों की मांग कर सके। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे प्रत्येक नागरिक को, भारत के नागरिक को संविधान की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो है आगे अपनी बात को मैं ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी अध्यक्ष उद्बोधन दें। आदरणीय लांगी साहब। तुलसीदास लांगी साहब जी, मेरी आवाज आ रही जी? बिल्कुल आ रही सर, आ रही आवाज आ रही। मैं तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल भारतीय जी, कार्यकाध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, माननीय संचालक जी साहब, और आज जो वेबिनार में मीटिंग में शामिल हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा नाम बुद्धा जावी। आज के प्रबोधन में दिमान साहब को भी मेरा बहुत नाम बुद्धा जावी। वो हर मंडे को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उनकी धारा के ऊपर भी विस्तार से बातें करते हैं और जानकारी देते हैं। और आज के संबोधन में
उन्होंने जो बात कही है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून सर्वोपरि है। तो बाबा साहब ने अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा था कि कानून जो है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग सही नहीं है तो बुरा साबित हो सकता है। संविधान चाहे कितना ही बुरा हो, अगर उसको अमल करने वाले लोग सही हैं तो वो अच्छा साबित हो सकता है। और हमारे देश में आज यही हो रहा है। आज हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो कानून की धड़ाधड़ धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आज देश जो है आग में झोंक दिया है। कोई यानी जो हमारा देश जो है, जो हमारा संविधान है, धर्म निरपेक्षता के आधार पर है। हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक किसी भी धर्म को माने, किसी भी मजहब को माने, किसी भी पद्धति को माने, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई मजहब या धर्म ये इंसान के लिए नहीं बनाया गया है, इंसान ने इसको बनाया है। तो ये हर व्यक्ति की आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को माने, किसी मजहब को माने, ये उसको पाबंदी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इजाजत देता है। अगर जहाँ पर इन्होंने आज जो देखो देश में दो व्यक्ति नुपुर शर्मा और उन्होंने जो नबी के ऊपर जो है टिप्पणी की है, उनके सेंटीमेंट्स हर्ट किए हैं, तो देश विदेश में भारत की किरकिरी हो रही है। यहाँ पर जो है अब मुसीबत यह है कि जहाँ आज जो देश की कमान जो है वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है। एक ने तो परिवार बना हुआ भी नहीं बताया, दूसरे ने परिवार नहीं बनाया, इसलिए उनको परिवार की दर्द क्या होता है ये उनको मालूम नहीं। तो जरा सी बात पे एक यानी मजहब के आधार ध्यान को रखते हुए किसी एक टारगेट करके लोगों को उनके मकानों को बुलडोजर के तरफ ढाया जा रहा है, जुल्म ज्यादती की जा रही है और थाने में पिटाई की जा रही है। जो लोग जो कि उनको संवैधानिक अधिकार है कि भाई वो विरोध कर सकते हैं, अगर कोई चीज संविधान के खिलाफ है तो वो संवैधानिक अधिकार है, उनको थाने में पिटाई हो रही है। अब वो वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, दुनिया भर में वायरल हो रही है, किरकिरी हो रही है, और जो विदेशों में हमारे लोग देश में बैठे हुए हैं उनको वहां से निकालना शुरू किया है, चीजों का बाइकाट हो रहा है, देश जो है नुकसान में जा रहा है। तो ये जो है आज जो देश में जो बैठे हुए हैं वो संविधान की जो है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए देश जो है उसमें आज आग में झोंक दिया है और देश आग में जल रहा है। तो मेरा जो कहने का भाव है कि आज इसके ऊपर ही जो है दीमान साहब का सारा जो है लबोलवाब था कि संविधान को हर व्यक्ति को, चाहे वो विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLC है या कोई भी है, पदाधिकारी जो है उसको संविधान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं या असेंबली में बैठे हुए लोग हैं उनको संविधान की, मैं समझता हूँ कि वो जानकारी ना होने के कारण या होते हुए भी वो एक पॉलिटिकल स्लेव बन के रह गए हैं कि जिस पार्टी में बैठे हुए हैं उसकी जानकारी होते हुए भी एक सियासी गुलाम बन के रह गए हैं, वो आवाज नहीं उठा पा रहे। तो अतः ये संविधान जो हमें इजाजत देता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरोध में आप बोल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और सरकार को एक चेतावनी होती है वो अपने एटीट्यूड को अमेंड करे और उसको दुरुस्त करे, संविधान के मुताबिक चलाए। मगर आज देश में जो है ऐसा नहीं हो रहा है। अतः हमें तमाम देशवासियों को आने वाले समय में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो लोग
संविधान की मानने वाले हों, संविधान पर अमल करने वाले हों, संविधान के मुताबिक चलने वाले हों, उन लोगों को चुन के हमें लाना होगा ताकि वो देश को जो है अच्छा शासन और प्रशासन दे सके। कदम साहब माइक खोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़े माइक खोलिए, माइक अपनी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? खोल दिया? आवाज नहीं है। अरे आ रही है, खुल गया। आ रही है आवाज? आ रही है साहब? आ रही है। हाँ, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। हाँ हाँ, बहुत माइक बहुत खोलिए। साधुवाद आदरणीय लागी साहब, आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत अच्छी बात रखी। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ माननीय बादल सिंह मौर्य से अनुमति चाहूंगा कि क्या सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन किया जाए। आदरणीय, सभ्य सत्ता के माध्यम से क्या कार्यक्रम को जी जी जी, सभी साथी अपने अपने माइक हाँ, सभी अपने माइक और खोल हम लें, सभी तो एक सभी साथ लोग हाथ मिलकर जोड़ में लें, सभी लोग सभ्य सभ्य सत्ता सत्ता के माध्यम से हम कार्यक्रम, हाँ, सभ्य सत्ता करें। सभ्य जी। सत्ता सुखी सत्ता सुखी होतु, सभ्य सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा भद्राणि पश्यन्तु मा चिन्मयन्तु सभ्य सत्ता सुखी सब लोग दुखी और दूर हो,